हेलो फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, 1 जनवरी से हम जो है पीवाईक्यू डिटेल एनालिसिस लेकर के आएंगे। डिटेल एनालिसिस आपके सामने सारी चीज़ें दिखी रही हैं और ये डिटेल एनालिसिस लाने का हमारा उद्देश्य क्या है कि अभी तक जो है पीवाईक्यू एक नज़र चल रही थी, अभी और दो चार वीडियो और आएंगे एक नज़र। तो उस एक नज़र में हम क्या बता रहे थे कि प्रश्नों को देखना है, किस तरह से देखना है, उसकी प्रगति क्या है, यूपीएससी थीम कैसे रिपीट करता है, ठीक है, वो सब हम बताते थे। तो मैं यहाँ तक मान के चल रहा हूँ कि आपने उस तरह से पढ़ा होगा और सिलेबस भी अच्छे से किया होगा, ठीक है। अब हम डिटेल एनालिसिस लाने का हमारा उद्देश्य क्या था, डिटेल एनालिसिस हम क्यों लेकर के आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यूपीएससी जो है किस तरह से पीवाईक्यू के प्रश्नों को रिपीट करता है, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हो, जैसे 2011 में ये प्रश्न आया, उस दिन मैं शॉर्ट्स में सर ने डाला भी था ये क्वेश्चन, आप देख पा रहे हो कि इसमें क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, सल्फर के ऑक्साइड। अब क्या करें, उपयुक्त में से कौन सा, ये कौन से उत्सर्जन उष्मी या उष्णी शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होता है, ठीक। अब यहां पर इंग्लिश में भी दे रहा है, इमिशंस फ्रॉम कोल कंबक्शन एट थर्मल पावर प्लांट, ठीक। अब क्या कह रहा है, अब देखिए इसमें से क्या सही है क्या नहीं सही है, ये तो आपको पहले बता दिया गया था, अभी मैं आगे और भी बता दूंगा इसका, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग डिटेल एनालिसिस में कि जैसे ये प्रश्न आपने देखा 2011 का, अब यहीं पर इससे मिलता जुलता सवाल कैसे रिपीट किया, तो हम पहले इसको देखेंगे कैसे 2024 में ये प्रश्न रिपीट किया कि पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ईपीए के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। अब देखिए ये प्रश्न है आपके सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब सल्फर के ऑक्साइड से संबंधित ये प्रश्न आया, ठीक। इसका मतलब ये ऑप्शन 3 है, इसी को यूपीएससी ने 2024 में रिपीट कर दिया, ठीक है, रिपीट किया। अब देखिए कई लोग कह रहे होंगे कैसे रिपीट कर दिया, फिर उसके साथ साथ इसको जब आप पढ़ोगे, इसके ऑप्शन को पढ़ोगे यहाँ पे, अब इसको पढ़ोगे थर्मल पावर प्लांट, ठीक। अब ये तीनों आपको पता है कि ये तीनों जो है थर्मल पावर प्लांट से निकलते हैं, ठीक, तीनों गैसेस। अब यहाँ पर देखिए आप जब पढ़ोगे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले लोकोमोटिव, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले जहाज, अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण, जीवाश्म ईंधन उपयोग करने वाले बिजली संयंत्र। अब बिजली संयंत्र आपको पता है कि कोयला दहन वगैरह और थर्मल पावर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब चीज़ों से बिजली उत्पन्न होती है, तो ये गैसेस निकलती है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलता है, तो आपको यहाँ पर नहीं भी पता होगा, और आपने अगर अच्छे से यूपीएससी के पीवाईक्यू देखें तो यूपीएससी पीवाईक्यू कैसे रिपीट करता है, देखो अब ये यहाँ पर इसका ऑप्शन डी है, आप इसको जाकर के और अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब यही चीज हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ये जो हमारा सीरीज है डिटेल एनालिसिस हम लेकर के आएंगे, तो इसका सीरीज का हमारा उद्देश्य यही होगा कि कैसे यूपीएससी रिपीट करता है। अभी तक हम तो एक नज़र में क्या बता रहे थे आपको, एक नज़र में तो ये बता रहे थे कि यूपीएससी कैसे थीम को रिपीट करता है, यूपीएससी प्रश्नों की प्रगति क्या है। अब यहाँ पर हम प्रश्नों की प्रगति तो बताएंगे, प्लस इसके साथ साथ मतलब प्रगति तो बताएंगे, इसके साथ साथ इसके बारे में अच्छे से अध्ययन भी करेंगे, मतलब डिटेल एनालिसिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को चीर फाड़ करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे यहाँ पर दिया तो इसको बढ़िया से देख लेंगे, ऑक्सीजन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को भी अच्छे से देखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड को भी देखेंगे। फिर इसके बाद थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली और गैसें कौन कौन सी हो सकती हैं, क्या इसके अलावा भी कुछ है, अगर इसके अलावा भी है तो उसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका रिवीजन हो गया, आपको नई जानकारी भी मिल गई। इसके साथ साथ हम यूपीएससी की प्रगति तो बताए, इसके बाद थीम भी तो बताएंगे, जो थीम हम वहां बता रहे थे यहाँ भी बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, ठीक है। इसको बताने के बाद आपका सिलेबस भी रिवीजन होगा और प्रश्नों की प्रगति भी पता चलेगी। अब यूपीएससी 2020 के बाद से, 2019 के बाद से खास तौर से अपने प्रगति को बिल्कुल चेंज कर चुका है। 2023 में तो आपने बिल्कुल साफ साफ देख लिया कि ऑप्शन कैसे आ गए, ठीक है। इस तरह से आपने अगर इसको देखा, अगर किया, तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस तो आपकी होगी, आप तुरंत पॉज करके इसको करिए अपने स्तर से, फिर उसके बाद हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, इसके बारे में बताएंगे अच्छे से हिंदी माध्यम में। इससे पहले अगर कहीं हुआ होगा तो हुआ होगा, वैसे मुझे नहीं लगता कि कहीं हुआ होगा, इस तरह से डिटेल्ड एनालिसिस कहीं नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ भी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी दी है इनके बारे में हम अलग से यहाँ पर कुछ कंटेंट भी दे देते हैं, क्योंकि आपको बताया तो यहाँ पर कंटेंट भी कि ताप विद्युत संयंत्रों में कोयला दहन से उपयुक्त सभी उत्सर्जन उत्सर्जित होते हैं कौन कौन से, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जैसे उच्च दहन तापमान पर हवा में मौजूद नाइट्रोजन और कोयले में मौजूद नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है, ये धुंध और अम्लीय वर्षा में योगदान देती है। अब यहीं से यूपीएससी प्रश्न बना देगा कि धुंध और अम्लीय वर्षा में कौन कौन से गैसेस योगदान देती हैं, 2-3 गैसेस लिख देगा, पूछ लेगा। फिर सल्फर के ऑक्साइड, कोयले में अक्सर सल्फर एक अशुद्धता के रूप में होता है, कोयले में होता है, ठीक है। जलने पर यह सल्फर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राई ऑक्साइड SO3 जैसे सल्फर ऑक्साइड बनाता है। ये अम्लीय वर्षा और वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक है। अब यूपीएससी से घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कोयला मुख्य रूप से कार्बन से बना होता है, जब यह जलता है तो बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण बनती है, ठीक। अब आपको ये भी इसके बारे में भी अच्छे से जानकारी मिल गई। अब ये तीनों गैसेस के बारे में अच्छे से आपने जान लिया। इसी तरह से हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, इसी तरह से जो है इसमें और भी मटेरियल लगा देंगे। अभी तो हमने बस ये तो केवल एक तरीके से बस ट्रेलर टाइप का है, ठीक है। बाकी और इसमें बेहतरीन चीजें और ऐड करेंगे। फिर इसमें कॉमन सेंस टेक्निक भी बताएंगे, इन प्रश्नों में कॉमन सेंस भी बताएंगे, कॉमन सेंस से कैसे करेंगे,
ठीक है, इस तरह से तो आपका कॉमन सेंस तो यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर उसके साथ साथ बेसिक नॉलेज तो आपको हम देंगे ही देंगे, बेसिक नॉलेज देंगे। ठीक है, बेसिक नॉलेज देंगे। इसके साथ साथ थीम बताएंगे कि यूपीएससी थीम कैसे रिपीट करता है। इसके साथ साथ प्रश्नों की प्रकृति बताएंगे कि यूपीएससी के प्रश्नों की प्रकृति कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, ये चार चीजें तो मुख्य हो गई जो हमको फोकस रहना। अगर इन चार चीजों को पकड़ लिया आपने तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे निकल जाएंगे। फिर इसके साथ साथ और क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, कॉमन सेंस तो बताएंगे, आपको पहले बता दिया, कॉमन सेंस तो बताएंगे, थीम बताएंगे। ठीक है, बेसिक नॉलेज पर फोकस रहेंगे। आपके बेसिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने ये मटेरियल लगा के दिया, इसी तरह से बेसिक नॉलेज के लिए भी हम मटेरियल लगा के देंगे आपको। इसके साथ साथ प्रश्नों की प्रकृति भी बताएंगे, प्रश्नों की प्रकृति बताएंगे। ठीक है, ये चार चीजें आप करेंगे। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, सिलेबस को बहुत अच्छे से, मैंने जैसे कल इकोनॉमी का सिलेबस आपने देखा होगा कि इकोनॉमी का सिलेबस, तो हम लोग सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे, प्री और मेंस दोनों का, क्योंकि मेंस के सिलेबस से ही प्री के सवाल बन रहे हैं। ठीक है, तो सिलेबस को बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। ठीक, और इसके साथ साथ और क्या हो सकता है आप सोचिए, और हमें सजेशन भी दीजिए, आप कमेंट बताइए कि क्या और हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, सिलेबस के अनुसार ही चीज़ों को पढ़ाएंगे। जैसे मेंस का सिलेबस आप देखते हो तो पहले हिस्ट्री है, ठीक है, फर्स्ट पेपर में। फिर इसके साथ साथ उसके बाद इंडियन सोसाइटी है, तो इंडियन सोसाइटी प्री में आएगा नहीं, तो हम ज्योग्राफी को ले लेंगे फर्स्ट पेपर में। तो फर्स्ट पेपर के दो पार्ट हो गए, फर्स्ट पेपर में आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी हम पढ़ाएंगे, क्वेश्चनों को लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पेपर में पॉलिटी ले लेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन ले लेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन के भी प्री में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ गवर्नेंस के भी प्रश्न आते हैं, तो पॉलिटी के साथ गवर्नेंस को भी जोड़ लेंगे। ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ही हम लोग न्यूज भी, सर जो न्यूज करा रहे हैं, इसी पहले हिस्ट्री लेकर के आए, ज्योग्राफी में कोई न्यूज नहीं थी तो ज्योग्राफी को छोड़ दिए, फिर पॉलिटी लेकर के आए हैं, इसी तरह से आगे हम चलते रहेंगे। ठीक, फिर उसके बाद सेकंड पेपर में आईआर के बाद क्या आता है, तीन चीजें तो हो गई आपकी, सोशल जस्टिस, तो सोशल जस्टिस से अगर कोई जानकारी है तो सोशल जस्टिस की भी हम जानकारी वहां पर रखेंगे। तो ये तीन चीजें सेकंड पेपर में होगी। थर्ड पेपर में क्या क्या होगा आपको पता है, थर्ड पेपर में क्या होगा, इकोनॉमी मेन पोर्शन है, इकोनॉमी होगी। ठीक है, फिर इसके बाद साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरमेंट हो गया, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी होगी। ठीक है, फिर इसके साथ साथ क्या हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर प्री में सवाल बनता है तो। ठीक है, जैसे एनडीआरएफ टीम के बारे में यूपीएससी ने पूछ लिया था कि एनडीआरएफ का जो अध्यक्ष होता है, चेयरमैन होता है, कैसे इसका चुनाव होता है, कैसे नियुक्त होते हैं। ठीक है, ये सब एक दो सवाल आ जाते हैं, और बाकी इसके साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी, इससे भी सवाल बन जाते हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी से भी, तो हम इन पांच चीजों को, एथिक्स में आपका प्री में कुछ बनेगा नहीं। ठीक है, तो वो हम उसको छोड़ देंगे। तो ऐसे आपको हम कराएंगे कि पहले हिस्ट्री का वीडियो लेकर के आएंगे, फिर ज्योग्राफी का लाएंगे, फिर इसके पॉलिटी, आईआर, सोशल जस्टिस, इकोनॉमी, साइंस टेक, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक, और पॉलिटी के साथ साथ गवर्नेंस को हम कवर कर लेंगे, तो उसको गवर्नेंस के साथ ही लेते हैं। तो प्री में ऐसी तैयारी करेंगे, इसी तरह से हम वीडियो लेकर के आएंगे, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही तैयारी करेंगे। और आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप तुरंत हमें टेलीग्राम पे भेज सकते हो, या कहीं पर भेज करके हमसे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, कुछ दिन बाद हम एक नंबर भी आपको शेयर कर देंगे, तो आप उसमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो। ठीक, हाँ, तो ये प्रश्न देखो, एक बच्चे ने ये प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का जवाब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि कई बार आप लोगों को समस्या होती है कि ऐसे प्रश्न जो है दिक्कत करते हैं, तो आप हमें भेज भी सकते हो। किसी बच्चे ने हमें भेजा था, तो उसका डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे किसी को भी समस्या हो, ऐसे प्रश्न आप हमें भेज दिया करिए, हम उसका डिस्कस कर देंगे। अब इसमें देखिए, कुछ आपको कॉमन सेंस से मैं बताऊंगा, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, आपको प्रश्न ये नहीं पता है, अब इसको करना है। बेसिक नॉलेज तो देखिए सबको पता है, बेसिक नॉलेज अगर होगा तो आप तो कर ही लोगे, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज थोड़ा है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस है, ये प्रश्न अपने आप हो जाएगा। अब जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ो, असहयोग आंदोलन खिलाफत मुद्दे से प्रेरित था। अब ये कुछ लोगों को पता हो, कुछ को नहीं पता होगा, तो हम ऐसे प्रश्नों को छोड़ देंगे। ठीक, इस लाइन को हम थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। फिर दूसरा पढ़ते हैं, इस आंदोलन में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। अब आपको देखिए, असहयोग आंदोलन क्या था। असहयोग आंदोलन में पता है कि विदेशी वस्त्रों, जो भाई ब्रिटेन के द्वारा जो भी चीजें बनाई जा रही थी, हमारे देश में भेजी जा रही थी, उनका तो बहिष्कार हम करेंगे ना। असहयोग का मतलब क्या था, ब्रिटेन के द्वारा जो बनाए गए विद्यालय थे, अंग्रेजी शिक्षा थी, उनका विरोध करना था। ठीक है, तो इन्हीं विरोधों के कारण हम जो है इस कथन को सही मान लेते हैं कि इस आंदोलन में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था। बिल्कुल सही हो सकता है। ठीक है, तो जहां जहां दो है वो तो सही होगा, या तो ए सही होगा, या तो बी सही होगा, या तो डी सही होगा, सी गलत हो गया यहाँ पे। फिर या आंदोलन हिंसक हो जाने के कारण समाप्त किया गया। ठीक है, बिल्कुल सही है कि जैसे आपको पता, गांधी जी अगर असहयोग आंदोलन में, जैसे वो अहिंसक के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे, और आपको पता है कि हिंसक होगा जैसे, तो वो अपने आप को बाहर कर लेंगे, तो आंदोलन समाप्त हो जाएगा। तो हम इसको भी सही मान लेते हैं कि जहां पर 3 है वो भी सही हो गया। तो 3 कहां है, बी में है या तो डी में है, तो हम सीधे क्या करेंगे, या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा। 2 गलत हो गए, सी और ए गलत हो गए। कॉमन सेंस से कर रहे हैं, टेक्निक से, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक, अब असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन से जुड़ गया। अब खलीफा को लेकर के आप देखे होंगे कि खलीफा को लेकर के एक खिलाफत आंदोलन यूरोप में चल रहा था। ठीक है, अब उसके बाद जो है ब्रिटेन
का वो मामला था, आप उसको अलग से जाकर खिलाफत आंदोलन अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, खाली भारतीय मुसलमानों को एक करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया था। ठीक है, ये आपको पता होगा तो ही आप ये क्वेश्चन करोगे। बाकी दो क्वेश्चन तो आपने काट लिए, लगभग 50% में तो आप पहुंच ही गए। आपने अगर तुक्का भी मार दिया तो डी आपका ऐसे सही हो जाएगा। तो यहां पर देखिए कि जैसे ये सही हो जाता है तो तीनों कथन आपके सही हो जाते हैं। ठीक, आप सी डी आपका आंसर हो जाता है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अभी मैं इसको डिटेल में जब हम जब हम डिटेल एनालिसिस लेकर के आएंगे तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम डिटेल में ये सब चीजें बताएंगे। बाकी आप अपने स्तर से असहयोग आंदोलन जाके पढ़िए। ठीक है, और उसके बाद खिलाफत आंदोलन को भी अच्छे से पढ़िए। ठीक है, कमाल पाशा के नेतृत्व में वो हुआ था, आप उसको जाकर के अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, और इसके बारे में हम डिटेल में नहीं अभी जाएंगे, तो चलते हैं आगे। इसी तरह से हम डिस्कशन लेकर के आएंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक, तो यहीं पर समाप्त करते हैं इसको। और 1 जनवरी से आप लोग तैयार रहना, और जो भी आपके मित्र हों, दोस्त हों, उनको भी बताना कि ऐसी सीरीज चलाई जा रही है हिंदी माध्यम में, और बहुत बढ़िया से डिस्कशन करेंगे। और अगर इसको फॉलो कर लिया आपने और जैसे जैसे हम गाइड करेंगे ऐसा अगर कर लिया आपने तो आपका प्री निकलेगा भी। ठीक है, तो फिर यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।